Hello dear students, and in this mains All India Mains Simulator Test 2, we will discuss the questions pertaining to science and technology. Right? इसमें we have four major questions, जिसमें से सबसे पहला question speaks about the difference between the cryptocurrency and the stable coins. Cryptocurrency, when we speak about, they are the currency values which are being created as an electronic pulse or a digital pulse itself. Every pulse is being generated in a decentralized manner और ये यूज होता है. प्रिसाइसली क्रिप्टोकरेंसी का मतलब क्या है? क्रिप्टोकरेंसी एक ऐसा मेथड है जो हमारे सेंट्रल करेंसी या जो ट्रेडिशनल करेंसी है उससे बाईपास होके करेंसी मेथड्स को बनाता है. अब जनरली जब आप करेंसी की बात करते हो या एक फ्लैट मनी की बात करते हो, तो फ्लैट मनी की जब भी आप डेफिनेशन देखो या फियाट मनी की जब भी डेफिनेशन देखोगे आप, तो इसका बेसिक मतलब क्या है? एक एसेट है और वो एसेट किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू का है और उस एसेट से हम किसी एक करेंसी वैल्यू को एसोसिएट करते हैं, जिसका एक अपना सेंट्रलाइज्ड रेगुलेटर और डिस्ट्रीब्यूटर होता है. राइट? इन दिस केस आरबीआई हमारा मेजर है यहां पे, जो किसी भी रूपी वैल्यू की एक एसेट क्रिएशन करता है और उस एसेट क्रिएशन के थ्रू वो करेंसी वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता है. इस पूरे सिस्टम को जब हम चैलेंज करते हैं थ्रू डिजिटल मीडियम, तो वो एक क्रिप्टो करेंसी के जैसे बन जाता है. इस पूरे सिस्टम को जब हम चैलेंज करेंगे तो क्रिप्टो करेंसी का क्रिएशन करेंगे, तो क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल मीडियम के जैसे बन जाएगा. इस क्रिप्टो करेंसी का या एक ऐसा करेंसी मेथड हो सकता है which remains as a currency apart from this centralized method. इसमें क्या है? ये मेन करेंसी से सेपरेट एक करेंसी एक्सचेंज जैसा बन जाता है. राइट? और वो बनता कहां पर है? डिजिटल मीडियम के ऊपर बनता. इसको जनरेट करने के लिए प्रिसाइसली हम बहुत सारे डिजिटल नोड्स क्रिएट करते हैं. डिजिटल नोड्स का मतलब डिजिटल कनेक्शंस हो, और ये सारे डिजिटल नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं. दे आर ऑल कनेक्टेड टू ईच अदर. राइट? जो एक तरीके का पीयर टू पीयर नेटवर्क बना देता है. राइट? पीयर टू पीयर नेटवर्क बनाने के बाद अब इसमें से हर एक जो नोड है, दैट नोड रिमेन्स एज दी पार्टी टू दी करेंसी. अब ये करेंसी किसके लिए है? जितने सारे लोग हैं जो इस नोड पे जुड़े हुए हैं, इन सब के लिए करेंसी है. दिस अब करेंसी का बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या होता है? करेंसी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है ना? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो वैसे ही क्रिप्टो करेंसीज का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल मीडियम बन जाएंगे फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इट रिमेन्स लिमिटेड, इट रिमेन्स डिसेंट्रलाइज्ड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, इज नॉट बीन रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बाय अ सेंट्रल एजेंसी. इसलिए ये क्रिप्टो करेंसी के जैसा हो जाता. अब इसमें हर नोड पे एक मैथमेटिकल इक्वेशन जनरेट करके एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है फॉर डेवलपिंग अ क्रिप्टो करेंसी. ठीक है? अब क्रिप्टो करेंसी भी कॉमन कंसेंसस से आती है. ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के जैसे बनेगा, एक कॉमन कंसेंसस बनेगी, और उस कॉमन कंसेंसस के थ्रू अगर किसी एक पर्टिकुलर नोड को कोई एक क्रिप्टो यूनिट या कोई एक डिजिटल यूनिट जनरेट करनी है, तो वो सबको रिक्वेस्ट भेजेगा कि लेट्स जनरेट अ डिजिटल यूनिट. उसके लिए एक मैथमेटिकल पजल या मैथमेटिकल इक्वेशन जैसा कुछ जनरेट करेंगे. अगर हर नोड विच इज इन्वॉल्व्ड ओवर हियर रिस्पॉन्ड्स टू दैट मैसेज इन अ स्टिपुलेटेड टाइम, तब एक करेंसी यूनिट जनरेट हो जाती है, डिजिटल करेंसी यूनिट जनरेट हो जाती है. दिस डिजिटल करेंसी यूनिट is encrypted by two different keys. Asymmetrical encryption इसका होता है.
एसिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है? दिस विल हैव टू डिफरेंट कीज, वन की इज पब्लिक की, अनदर की इज प्राइवेट की। दो अलग अलग पासवर्ड हैं, जो एक प्राइवेट पासवर्ड है जो जिसने जनरेट किया है वो उसके पास है, और दूसरा सब किसी के पास है। तो जब भी इसको अगर ये इंफॉर्मेशन यहां पर स्टोर हो गई, इस पे दोनों का की लग गया, मेरा भी पब्लिक का भी, राइट, और जिसने जनरेट किया उसका और पब्लिक का, दोनों का की लग गया। अब इसको तभी ओपन कर सकते हैं जब सबका कॉमन कंसेंसस हो, सब अपना पासवर्ड देंगे और आप अपना पासवर्ड लगाओगे तो वो ओपन हो सकता है। अदरवाइज क्या रहेगा? रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, कोई इस इंफॉर्मेशन को छेड़ नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। उस पे एक जब ये बनाया जाएगा तो एक उसका टाइम स्टैंप होगा। टाइम स्टैम्प का मतलब है किसने बनाया, कैसे बनाया, टाइम, ओरिजिन, जनरेशन, पासवर्ड्स, ये सब इसकी इंफॉर्मेशन यहां पर रखेंगे और टाइम स्टैम्प करके एक ब्लॉक टाइप में इसको रख देंगे। नाउ दिस ब्लॉक वुड देन ऑल्सो गेट अरेंज टू, अब किसी दूसरे ने बोला तो उसका भी ब्लॉक यहां आ जाएगा, एक पब्लिक की, एक प्राइवेट की, एक टाइम स्टैम्प लगा देंगे। ऐसे ब्लॉक्स इसमें जुड़ते जाते हैं, टाइम स्टैम्प करते जाते हैं, और एक वर्चुअल यूनिट ऑफ करेंसीज या वर्चुअल इंफॉर्मेशन को हम करेंसी फॉर्म में बना के ट्रांसफर करने लगते हैं। अब इन्हीं को ये इसी चेन में रहेंगे, ओनरशिप ट्रांसफर की जा सकती है। ओनरशिप ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? जो प्राइवेट की है किसी भी एक यूनिट का, अगर इफ आई हैव जनरेटेड सर्टेन क्रिप्टो करेंसीज तो मेरा अपना प्राइवेट की होगा। इफ आई हैव टू ट्रेड दैट थिंग इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो मैं अपना पासवर्ड उसको दे दूंगा एंड आई विल एक्वायर गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ इट। सो दिस बिकम्स अ मीडियम ऑफ ट्रेड। जितना ज्यादा ये बड़ा एलोंगेटेड चेन में बनता जाता है, उतनी ज्यादा उसके एक्सचेंज वैल्यूज बढ़ते चले जाते हैं, और वैसे वैसे उसकी अनस्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाती है। उसकी वैल्यूज किसी भी रेंज तक जा सकती है और अचानक से खत्म भी हो सकती है, क्योंकि कोई रेगुलेटेड फॉर्म में तो चल नहीं रहा, किसी एसेट से जुड़ा नहीं है। इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ trade of goods and services based on certain digital values which are being generated, right? So ये एक तरीके का क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी को हम जिन लेजर्स में रखते हैं, those ledgers are called as the blockchain ledgers, right? Cryptocurrency is not controlled by any government. Cryptocurrency can be utilized by in the overall exchange of the black money also, in the exchange of blood money also, and it's been used by terrorists also, it's been used by in the darknet systems for the exchange of dark services, etc. All of these, they are being the characteristics associated with cryptocurrency. इसके against एक हमको देखने के लिए मिलते हैं which are called as the stable coins. स्टेबल कॉइन्स एक तरीके का डिजिटल वैल्यू है। डिजिटल वैल्यू तो क्रिप्टो करेंसी भी है, लेकिन ये भी एक तरीके का डिजिटल वैल्यू ही है। बस फर्क इतना है कि ये जो डिजिटल वैल्यू है ये किसी असेट से जुड़ी रहती है। जैसे एक फिएट मनी है, वो किसी एक असेट से जुड़ी रहती है और वो हार्ड मनी के जैसे हमको देखने मिलता है। तो किसी एक असेट की डिजिटल वैल्यू हम उसको स्टेबल कॉइन के जैसे बोलते। क्रिप्टो करेंसी के साथ कोई भी असेट नहीं जुड़ा हुआ, राइट, तो उसकी वैल्यूज फ्लक्चुएट कर सकते। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर किसी एक असेट है, उसकी एक डिजिटल वैल्यू, उसका एक्सचेंज है डिजिटल मीडियम के थ्रू। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे इजी है, कोई एक प्रॉपर्टी है, 100 स्क्वायर मीटर का एक एरिया है, राइट, उसका हमने डिजिटल वैल्यू बना लिया, डिजिटल वैल्यू सर्टिफिकेट बना लिया। अब जैसे जैसे उस प्रॉपर्टी का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबल कॉइन की मार्केट वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, एक्सचेंज प्राइस। उसमें क्या होगा, किसी एक असेट से एसोसिएटेड डिजिटल करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें फॉल्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। तो टेथर वगैरह भी ये सब यूज होने लगे हैं जो मेजर है, राइट। इसमें बहुत बड़ा एलोंगेटेड स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती, और इसके पास अपना एक रेगुलेटर भी है, कोई इसको रेगुलेट कर सकता है। फेडरल रिजर्व भी इसको रेगुलेट कर सकते हैं। आगे जाके इंडिया में भी ऐसे करेंसीज को हम बना सकते हैं जिनका एक डिफाइंड वैल्यू होगा। ऑल्दो इंडिया ने सेंट्रल बैंक
डिजिटल करेंसी के फॉर्म में ई रूपी स्टार्ट किया था, जो रूपी के जैसा था लेकिन उसका डिजिटल डिनोमिनेशन था। तो उसमें भी उस डिजिटल डिनोमिनेशन, जैसे एक हार्ड बाउंड कैश का एक 100 रुपी नोट का एक असेट लायबिलिटी है, वैसे ही वो डिजिटल डिनोमिनेशन की भी एक असेट लायबिलिटी हो सकती है। वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज थे, वो सेंट्रल बैंक से कंट्रोल होते हैं। लेकिन अगर जो सेंट्रल बैंक से कंट्रोल ना हो लेकिन किसी असेट से जुड़े हों और डिजिटल मीडियम में, तो वो सब क्या हो जाता है, स्टेबल कॉइन्स हो जाता है। ये प्रिसाइज डिफरेंसेस के जैसे होता है। फाइन, ये प्रिसाइसली इस क्वेश्चन में हमने पूछा है और सिंपली हम लिख सकते हैं व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी। तो वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, पीयर टू पीयर नेटवर्क पे एस्टैब्लिश होता है, एक ब्लॉकचेन लेजर के थ्रू क्रिएट होता है। राइट, ब्लॉकचेन में एसिमेट्रिक कीज का यूटिलिटी है। ये सारी चीजें यूज करके हम ब्लॉकचेन जनरेट करते हैं, उसको किसी एक सेट ऑफ पीपल के बीच में एक्सचेंज कर सकते हैं। इट इज आउटसाइड द मेजर रेगुलेटेड financial system or the flat money system. It does not have any kind of the asset value associated, right? The prices can be unstable depending upon the expansion of the peer-to-peer network, so, right? ये सारी चीजें cryptocurrency के principles में से हैं। And how they are different? So they are not associated or not regulated. They are not associated to a particular asset. Also not regulated by any centralized regulator. They are associated to a particular asset, regulated by a central currency, can be regulated by a central agency also. ये decentralized है, ये centralized के जैसा रहता है। Simple. Stable is more centralized. Next question that we can look into over here is how does genome editing help in making food grains robust and ensuring food security in the country, right? अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे तो ये भी हम प्रैक्टिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट है जीनोम एडिटिंग और उससे एसोसिएटेड एस्पेक्ट्स, दूसरा पार्ट है फूड ग्रेन रोबस्टनेस एंड थर्ड पार्ट इज फूड सिक्योरिटी। इस 3 पार्ट में हमें डिवाइड करना है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमको जो वेरिएबिलिटीज लेनी है उन वेरिएबिलिटीज में ये वाला जो पार्ट है ये एक जैसे लाइन का पार्ट है, विच इज फूड सिक्योरिटी एंड फूड ग्रेन रोबस्टनेस। जो सेकंड पार्ट है वो टेक्नोलॉजिकल पार्ट है। तो जब हम डिफरेंस लेते हैं इस क्वेश्चन में या पार्टीशन करते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बैलेंसेस कैसे समझेंगे इसके प्रेजेंटेशन के, तो एटलीस्ट 40% पार्ट हमें यहां जाना चाहिए, 60% पार्ट हमें यहां जाना चाहिए। इसको आप 35-65 भी समझ सकते हो, राइट? मगर इसके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट को हमें लिखना होगा। और टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, जीनोम एडिटिंग क्या होता है। सबसे पहले एस्पेक्ट क्या है, जीनोम एडिटिंग इज अ काइंड ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ सर्टेन बेसेस प्रेजेंट इन दी डीएनए। डीएनए के कुछ बेसिस ए, टी, जी, सी, किसी भी जीन में प्रेजेंट कुछ बेसिस को ऐड, डिलीट, इंसर्ट, चेंज करना इज अ मेथड, इज अ प्रोसेस कॉल्ड एज जीनोम एडिटिंग, राइट? This genome editing is being done with the help of enzymes called as nucleases. Nucleases किसी एक particular specific site पे DNA को कट कर सकते हैं, फिर उसका रिपेयर मैकेनिज्म के थ्रू DNA को हम फिर से रिपेयर कर सकते हैं, जिससे हम किसी एक पर्टिकुलर साइट पर, किसी एक पर्टिकुलर साइट पे, किसी एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड पे, किसी एक पर्टिकुलर बेस पर DNA में चेंजेस ला सकते हैं। और DNA के जीन्स में अगर एक न्यूक्लियोटाइड पर भी अगर चेंज आता है तो इन कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द डीएनए कैन चेंज। तो वो प्रिसाइज मीनिंग होता है कि एक जीन का एक पार्ट भी अगर चेंज हुआ तो उसका पूरा का पूरा जीन का जो आउटपुट है वो पूरा आउटपुट ही चेंज हो जाएगा। वो जीन जिस तरीके से किसी एक कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस कर रहा है उसका आउटपुट चेंज हो जाएगा, उस कैरेक्टर में चेंजेस आने लगे, राइट? तो वो जीनोम एडिटिंग है। तो इन न्यूक्लियसेस के कई टाइप हो सकते हैं, जैसे कि जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस हो सकते हैं ZFN, दूसरे क्लासेस हो सकते हैं टैलन क्लास ऑफ द न्यूक्लियसेस, तीसरे न्यूक्लियसेस का एक और क्लास होता है Cas9 क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर Cas9 भी एक, ये अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जिंक फिंगर न्यूक्लियस किसी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर लगते हैं और एसिमेट्रिकली काटते हैं। टैलेंस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स पर लगते हैं, सिमेट्रिकली डीएनए को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। क्रिस्पर
दोनों स्ट्रैंड्स पर लग सकते हैं, किसी एक स्ट्रैंड पर भी लग सकते हैं, और किसी एक पॉइंट पर कट ले सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल पॉइंट्स हो सकते हैं। ये अलग अलग यूज होने वाली मेजर एंजाइम्स हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है Cas9 सिस्टम, जो बैक्टीरिया से निकाला हुआ सिस्टम है, जो कि इस समय पे यूज करते हैं, राइट। इन्हीं बेसिस पर हम क्रॉप्स में या प्लांट्स में इस जीनोम एडिटिंग को यूज करते हैं, और जीनोम एडिटिंग को यूज करने के लिए यहां पर साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेजेस का यूज डिफाइन करते हैं। तीन क्लासेस ऑफ साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियेजेस हमने डिफाइन किए हुए हैं। SDN1 जो किसी एक डीएनए को कट करते हैं और उसके रिपेयर मैकेनिज्म पर छोड़ देते हैं। किसी एक डीएनए को कट करते हैं, कट एंड रिपेयर, SDN1। दूसरे क्लासेस होते हैं SDN2, जहां पर किसी एक डीएनए को कट करते हैं और उसी डीएनए के किसी सेक्शन को लाके इंसर्ट करते हैं, कट एंड इन विट्रो एडिशन। तीसरे होते हैं SDN3, जो कट करते हैं डीएनए को और किसी बाहर के डीएनए को ला करके इंसर्ट करते हैं। ये एक तरीके का जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ये दो जेनेटिक, ये एक तरीके का जीनोम एडिटिंग है और ये जीनोम मॉडिफिकेशन। ये दो तरीके के इनिशिएटिव्स हम किसी भी प्लांट में ले सकते हैं टेक्नोलॉजिकली। जब टेक्नोलॉजिकली आप ये कर सकते हो तो प्लांट के बहुत सारे एडवांटेजेस आप डेवलप कर सकते हो, जैसे कि पेस्ट रेजिस्टेंस उसमें ला सकते हैं, राइट, यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, या फिर क्लाइमेट रेजिलियंस ला सकते हैं, जो चेंजिंग नेचर ऑफ क्लाइमेट हो उससे बढ़ सकता है, राइट, फ्लड एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस ला सकते हैं। ये सारे एडवांटेजेस हमको गेन होते हैं यूजिंग SDN1, SDN2 और इवन वो सब Cas9 बेस्ड सिस्टम्स ही। हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन SDN1, SDN2 जैसे किया हो, राइट। Apart from this, so in this way it can make plants more robust also. फूड सिक्योरिटी में कैसे हेल्प करेगा, तो यील्ड इंक्रीज करके हेल्प करेगा, राइट। प्लस अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के या जेनेटिक मॉडिफिकेशन के कंट्रास्ट में देखेंगे तो जो जीनोम एडिटिंग है वो ज्यादा सेफ टेक्नोलॉजीज जैसे हैं, तो उनके एडॉप्शंस इजी हो सकते हैं। तो जब एडॉप्शंस इजी हो सकते हैं तो उनको हम मार्केट्स में एक्वायर कर सकते हैं, इन क्रॉप्स को इजीली, उनकी प्रेजेंस हो सकती है। जो चेंजिंग नेचर ऑफ क्लाइमेट सिस्टम है उसमें फूड यील्ड डिक्रीज होगा, पर ये फूड यील्ड्स को बढ़ा करके या मेंटेन करके या ड्रॉट एंड फ्लड के अगेंस्ट में क्रॉप्स को रेजिस्ट बना के जो ओवरऑल फूड यील्डिंग है, ओवरऑल क्रॉप यील्ड है कंट्री का, उसको मेंटेन करके रखेगा, तो फूड सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी। द इकोनॉमिक्स ऑफ एग्रीकल्चर कैन आल्सो बी मेंटेन, द सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर कैन आल्सो बी मेंटेन। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर और उससे एसोसिएटेड जो सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो सारी चीजें मेंटेन रह सकती हैं। ये सारी चीजें इसके एडवांटेजेस में से। तो हम दोनों चीजों को अलग अलग सेपरेटली लिख सकते हैं। टेक्नोलॉजिकली 40% दीजिए, बाकी चीजों को 60% में लिखिए, and this can be maintained. Easy question है। फिर the third question which is associated to the entangled photons and how this invention has impacted everyday life. Simple question है, पूछना चाहता है what are entangled photons and what are their applications. Entangled photons basically एक quantum mechanics को define करते हैं या क्वांटम स्टेट को डिफाइन करते हैं। क्वांटम स्टेट क्या है, जब भी हम किसी भी मैटर या पूरे के पूरे किसी भी एलिमेंट के बारे में बात करते हैं तो एलिमेंट पार्टिकल से बना हुआ है, ये हम सब जानते हैं, और पार्टिकल्स का अपना एक इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। पार्टिकल्स का अपना एक इंटरेक्ट, हर पार्टिकल एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है।
तो जनरली जब हम पार्टिकल्स के इंटरैक्शन को पढ़ते हैं और उससे एसोसिएटेड सारे मोशंस को समझते हैं तो वो क्वांटम मैकेनिक्स कहलाता है। पार्टिकल्स जो प्रेजेंट है किसी भी एलिमेंट में, उनके जो इंटरैक्टिव सिस्टम्स हैं उनको समझते हैं, उनको हार्वेस्ट करते हैं, तो वो क्वांटम मैकेनिक्स बन जाता है। जनरल वर्ड में समझा रहा हूं। क्वांटम मैकेनिक्स में अलग अलग तरीके के पार्टिकल्स को यूटिलाइज किया जा सकता है। उनमें से एक तरीके के पार्टिकल्स हैं फोटॉन्स। फोटॉन्स क्या है? फोटॉन्स आर लाइट पार्टिकल्स। लाइट पार्टिकल्स को जब हम उसके बेसिक लेवल पर ले जाकर के इंटरैक्ट कराने लगे, मतलब उसके क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पर ले जाकर के इंटरैक्ट कराने लगे और इस तरीके से इंटरैक्ट कराएं कि दो पार्टिकल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, एक क्वांटम फोटॉन यहां जुड़ा हुआ है, एक फोटॉन यहां जुड़ा हुआ है, और इसके डिस्टेंस का मीनिंग नहीं है, बस ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन में, कितने पास कितने दूर है इससे मतलब नहीं है, बस ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्शन में। जब ये इंटरैक्शन में आ जाते हैं तो ये बन जाता है एक तरीके का क्वांटम इंटरैक्शन, या इसी को हम बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। अब इनमें से कोई भी एक पार्टिकल जैसा मूवमेंट करेगा दूसरा पार्टिकल वैसा ही मूवमेंट करेगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे हम कई तरीके के एडवांटेजेस देख सकते हैं। पहला तो कंप्यूटिंग बना सकते हैं, लॉन्ग रेंज कंप्यूटिंग, हाई पावर कंप्यूटिंग बनाई जा सकती है ऐसे पार्टिकल्स को यूज करके। उनके इनवेरिएबल डिफरेंट स्टेट्स को हम इनवेरिएबली डिफरेंट स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं इन पार्टिकल्स के, क्योंकि पार्टिकल लेवल पे मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं, डिफाइंड स्टेट्स नहीं, मल्टीपल स्टेट्स हो सकती हैं। तो उन डिफरेंशियल स्टेट्स को चेंज करके हम इनवेरिएबली दोनों पार्टिकल्स के जो चेंजेस हैं उनको समझ सकते हैं और फिर उनको रीड कर सकते हैं, उनको लोकेट कर सकते हैं, जिससे कंप्यूटिंग के डायनेमिक्स बना सकते हैं, हम कंप्यूटिंग के लिए बेसिस बना सकते हैं। ये सब कम्युनिकेशन में भी हेल्प हो सकता है, क्वांटम कम्युनिकेशन डेवलप कर सकते हैं और ये सिक्योर कम्युनिकेशन के जैसा होगा, क्योंकि इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में कोई थर्ड पार्टी एंटर ही नहीं कर सकती इस क्वांटम एंटेंगलमेंट। अगर वो एंटर करने की कोशिश करेगी तो एंटेंगलमेंट ब्रेक कर देगी। एंटेंगलमेंट ब्रेक कर देगी मतलब कम्युनिकेशन चैनल ही ब्रेक है, इंफॉर्मेशन लीक नहीं होगा भले ही कम्युनिकेशन चैनल लीक हो जाए। तो ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन के जैसे हो सकता है। ये एनक्रिप्शन में बहुत हेल्प कर सकते हैं और एक क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। हम पार्टिकल की किसी स्टेट को एनक्रिप्ट कर की किसी स्टेट को एक एनक्रिप्शन नोड के जैसे समझ सकते। पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, जब ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा तो ये हमारा पासवर्ड, और उसको घुमा कहां से सकते हैं? हम अपनी रिमोट लोकेशन से घुमा सकते हैं, जो इससे एंटेंगल पार्टिकल है उससे, सिर्फ इसी से घुमा सकते हैं। अब इन दोनों के सेट के बिना ये पार्टिकल, ये पासवर्ड पूरा ही नहीं होगा। अगर इसमें किसी ने ब्रीच करने की कोशिश की, ये दोनों पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाएंगे, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश नहीं है, की एनक्रिप्ट की डीक्रिप्ट होगी ही नहीं, राइट? तो ये क्या होगा? ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशंस के जैसे हो सकते हैं जो सिक्योर पासवर्ड नेटवर्क्स को बना सकते हैं। ये क्वांटम मटेरियल्स को डेवलप करने में भी हेल्प कर सकते हैं, साथ में ये क्वांटम सेंसर्स का डेवलप कर सकते हैं। ये क्वांटम सेंसर्स मल्टीपल डायमेंशंस में काम कर सकते हैं, जहां पर अलग 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 इंफॉर्मेशंस को गैदर करके एक साथ प्रोसेस करके यूज भी कर सकते हैं, या उन सारी इंफॉर्मेशंस को सिक्योर फॉर्म में अपने पास कैप्चर कर सकते हैं। तो आगे आने वाली जो डिवाइसेस जिनमें सेंसर्स लगेंगे, या इंटरनेट ऑफ थिंग्स, अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आप इंटरनेट के थ्रू ब्रीचिंग कर सकते हो ना किसी भी हाउस में, वो अब एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, आप किसी भी डिवाइस को मैनिपुलेट कर सकते हो। क्वांटम सेंसिंग में क्या होगा? ऐसे सेंसर्स लगा सकते हैं जिनको सिक्योर कर सकते हैं, फिर उनका यूटिलिटी, प्लस जो मशीन्स हो सकती हैं वो मल्टीपल कमांड्स एक बार में ले सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं, तो वो भी एक एस्पेक्ट बन जाएगा जो क्वांटम सेंसर्स के जैसे काम करे, राइट? तो क्वांटम सेंसर्स, क्वांटम मैन्युफैक्चरिंग, क्वांटम कम्युनिकेशन, एनक्रिप्शन, इन सब में ये एंटेंगल क्वांटम्स का यूज हो सकता है, जो डे टू डे लाइफ में हमारे चेंजेस ला सकता है। सिंपल क्वेश्चन है, पहले एक्सप्लेन करो व्हाट इज क्वांटम मैकेनिक्स, देन क्वांटम मैकेनिक्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। 3 मेजर प्रॉपर्टीज है, एंटेंगलमेंट, सुपरपोजिशन और नो क्लोनिंग और एनक्रिप्शन। फिर उसके बाद क्वांटम एंटेंगलमेंट को एक्सप्लेन करो, दैट 2 पार्टिकल्स रिमेन इन अ पर्टिकुलर स्टेट दैट
if one particle changes or one particle shows a change in its state, then the other particle can also remain in the separate state also, right? That once it's been done, उसके बाद फिर उसके एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करो, right? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर. Then one more question that we have, can India build its own global positioning system, analyze the special references of the Indian regional navigation satellite system and the Gagan receiver? ये सिंपल क्वेश्चन है. इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम. अब इसमें इस क्वेश्चन में फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या क्या चीजें लिखनी है. तो पहला तो ये कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम है क्या, गगन क्या है. ये हमारे क्वेश्चन का अप्रोक्सीमेटली 40% पार्ट बनाए आंसर. फिर इसके बाद 40% के बाद कैन इंडिया बिल्ड इट्स ओन ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. तो हाँ, जो IRNSS-2 प्लान अभी गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसमें हम सेपरेट तरीके से एक नया कॉन्स्टलेशन डेवलप करने की कोशिश करें. फिर उसके बाद एस्पेक्ट आ जाता है कि चैलेंजेस क्या क्या. ये 3 तरीके से आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो. तो पहला एस्पेक्ट IRNSS-1 इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम 2014 से वर्किंग कंडीशंस में है. 7 सैटेलाइट्स को हमने भेजा था स्टार्टिंग फ्रॉम IRNSS-1A से लेकर के 1L तक. अभी सैटेलाइट्स हैं. 1A बाद में नॉन फंक्शनल हो गया, बीच में कुछ और सैटेलाइट्स भी नॉन फंक्शनल हो गए. तो अभी हमारे पास 6 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन बचा हुआ है, जिसमें से 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी और 3 सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस सिस्टम्स में रखे हुए हैं, जो नेविगेशन, प्रिसाइज नेविगेशन देने में और स्टैंडर्ड पोजिशनिंग देने में, प्रिसाइज पोजिशनिंग और स्टैंडर्ड पोजिशनिंग देने में हेल्प करता है, which can be used for military purposes and civilian purposes also. ये IRNSS-1 है. Gagan systems, they are the augmentations which are being added as into the GPS, which is the global constellation of USA. इनमें regional navigation provide करने के लिए specifically for maritime control, aircraft control and other purposes गगन बनाया है, जो 3 मेजर सैटेलाइट से मिलकर के बनता है. GSAT-8, 10, 12 ये 3 सैटेलाइट्स हैं जो GPS के साथ काम करती है. साथ में हमारे पास ऑन ग्राउंड मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, जो इनक्वाइस में है, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में, मुंबई में. ये सभी हेल्प करते हैं इन क्रिएटिंग अ कोस्टल ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स ऑल्सो या ऑगमेंटेशन सिस्टम्स ऑल्सो, विच हेल्प्स इन इंप्रूविंग द ओवरऑल फंक्शनैलिटीज ऑफ GPS ओनली. तो ये GPS का एक्सटेंशन है गगन. अभी इंडिया क्या अपना सेकेंड जनरेशन सिस्टम ला सकता है? ऑफ कोर्स ला सकता है. IRNSS-1 वैसे भी धीरे धीरे नॉन ऑपरेशनबिलिटी की तरफ जा रहा है, क्योंकि इसकी जो सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो धीरे धीरे नॉन फंक्शनल होती जा रही हैं. प्लस कई जगह पे सैटेलाइट्स पे के जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं या कम्युनिकेशन लिंक्स हैं उसमें भी चेंजेस आते जा रहे हैं. तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं चेंज कर रही हैं ओवरऑल पोजीशन को, ओवरऑल वेरिएबिलिटीज को चेंज कर रहे हैं, जिससे इंडिया इज लुकिंग टूवर्ड्स डेवलपिंग IRNSS-2. अभी 2 तरीके से सिस्टम बनते हैं. रीजनल नेविगेशन सिस्टम. रीजनल नेविगेशन सिस्टम में we precisely use 6 to 8 satellites which are placed in geostationary to geosynchronous conditions. जबकि रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स के अलावा भी अगर हम देखेंगे तो we create global positioning system or global navigation systems are being created in which 27 to 32 satellites are being required, right? So can India build those things? Yes, we have the manufacturing, we have the overall mastery in developing geostationary and geopositioning satellite systems also. We have such launch vehicle systems coming up with GSLV etc. तो हम सैटेलाइट्स बना सकते हैं, सैटेलाइट्स को लॉन्च भी कर सकते हैं, भेज भी सकते हैं. ये सब सारे एडवांटेजेस हमको हमारे पास हैं. यानी कि हमारे पास चैलेंजेस क्या हैं? टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज के चैलेंजेस हैं. हमारे सैटेलाइट लॉन्ग ड्यूरेशन काम नहीं कर पाते हैं. एटॉमिक क्लॉक्स का अपना एक बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है, जिससे सैटेलाइट्स इवेंचुअली काम करना जल्दी बंद कर देते हैं. जो कम्युनिकेशन लिंक्स एस्टैब्लिश होते हैं डिवाइसेस के लिए, उनके गेटवेज अभी भी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, जो मेजर टेक्नोलॉजिकल चैलेंज बनता है. जो डिवाइसेस बन रहे हैं वो इंडिया में नहीं बन रहे, आउटसाइड इंडिया बन रहे हैं. तो उनके पास जो रिसीवर्स हैं, जो ऐसे मोबाइल फोन डिवाइसेस या अदर डिवाइसेस हैं, तो उनके पास रिसीवर्स GPS वाले हैं. IRNSS-1 उससे टेम नहीं हो पाया. हमने IRNSS बनाया लेकिन सिविलियन सर्विसेज आज तक हम अवेल नहीं कर पाए.
मैप सर्विसेज हैं या वो सारे सर्विसेज, तो वो भी एक मेजर चैलेंज है कि हम कैसे इसको अगर बनाते भी हैं तो हम यूटिलाइजेबल कैसे होगा, ये कैसे यूटिलिटी होगा। फिर ऑलरेडी 3 मेजर ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हमारे पास है, जीपीएस है, बीडू है, रशिया का सिस्टम है और गैलीलियो, और इसके बाद हमारे पास यूरोपियन यूनियन का सिस्टम है ग्लोनास, जो सब ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के जैसे। इंडिया के पास ये कैपेबिलिटीज तो हैं, ये बना सकते हैं, लेकिन अपने टेक्नोलॉजिकल हर्डल्स को अगर बाईपास कर सकते हैं तो IRNSS2 या जो अगला नाविक बनेगा वो हमारे लिए एक एडवांटेज हो जाएगा, राइट। ये सब इस क्वेश्चन की बेसिक आइडिया। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल और फैक्चुअल मिक्स क्वेश्चन, तो हमें पहले फैक्ट्स को अरेंज करके फिर उसके एनालिसिस को प्रॉपर्ली अरेंज करना चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना चाहिए, राइट। सो दीज आर 4 मेजर क्वेश्चंस दैट यू हैव इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, राइट। आई होप इसमें आपने समझा होगा कि कैसे इन सारे क्वेश्चंस को हमें लिखना है, और साइंस थोड़ा सा फैक्चुअली हो जाता है कई जगह पे, तो उन फैक्ट्स को कैसे हमें मिनिमाइज करके उसके एनालिसिस को बढ़ाना है, इन सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।